गुड इवनिंग सर। जैन सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर टेस्ट में ना सिर्फ एक टाइप की क्वेश्चन नहीं हो रही थी सर, जिसमें ना रिंग के अंदर कोई हेटेरो आइटम लगे हो, मतलब रिंग के अंदर नाइट्रोजन लगा दिया हाँ वो या कुछ बेसिक और लगा दिया, वो नहीं बेसिक हो रहा। कैरेक्टरिस्टिक वाले। हाँ वो नहीं हो रहे थे, बस वो बता दो सर क्वेश्चन। सर फिनाइल ग्रुप चूसता है देता है? नहीं, अगर इंडक्टिव की बात करते हो तब तो वो इलेक्ट्रॉन चूसता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर रेजोनेंस की बात करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। जैसे हम लोगों ने रिंग के ऊपर जब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगाया था, बेंजोइक एसिड, तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा था। और तुमने ऑर्थो इफेक्ट में यही तो डिस्कस किया था कि अगर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लिया जाए कि COH की प्लेनारिटी चेंज हो जाए तो रिंग का वो देने वाला इफेक्ट जो रेजोनेंस इफेक्ट था प्लस R, वो बंद हो जाएगा और फिर वो इंडक्टिव लगाएगा। इंडक्टिव की वजह से उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड्स के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। उसमें एक दो एक्सेप्शंस तुम्हें अलग से बताए गए थे कि वो आंसर सही है, लेकिन उनको एक्सेप्शनली आंसर देते वक्त उसको ऑर्थो इफेक्ट का नाम नहीं दिया जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसी में जरा कुछ क्वेश्चन थे कि जैसे हमने वो सरकारी मेथड लगाया तो उससे मैंने आंसर लिख दिया, लेकिन सॉल्यूशन जब पढ़ा तो सॉल्यूशन में था कि हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो सरकारी मेथड में हम अभी एरोमेटिक वाली तुम बात करोगे तो वो भी कर लेंगे, लेकिन जो सरकारी मेथड है और जो किताबी मेथड है वो हर जगह एक ही जैसी बात करता है। अब सरकारी मेथड में ये वाली बात तो कहीं नहीं आती ना कि उसके निकलने से वो एरोमेटिक बन जाएगा। सुनो, जैसे और वो यूनिक केसेस बनेंगे जिसमें ऐसा होता होगा। टेस्ट में इस तरह के एक दो सवाल आए होंगे जिसमें आपने ये देखा कि इस आदमी से अगर H निकाल दिया जाए तो वो एरोमेटिक नेचर शो करता है, इसलिए वहां से H का निकालना आसान। इसमें कोई किताबी या सरकारी मेथड का नाम नहीं। सरकारी मेथड जो हमने यूज किया था वो कब यूज किया था कि जब कोई ग्रुप लगा हो, उस ग्रुप का इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है या घटाता। इसमें ये एरोमेटिसिटी वगैरह कहीं बीच में कंसीडर नहीं कर रहे। तो हर जगह वो मेथड नहीं ठूसना यार, मतलब वो जो मेथड है वो मेथड उन जगहों पर अप्लाई किया जाएगा जहां पर आप एसिडिक या बेसिक नेचर या कार्बोकेटायंस कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी डिफाइन करने जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अदर ग्रुप्स। उन ग्रुप्स की जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को आप कंसीडर करके उनके एसिडिक बेसिक नेचर को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी एरोमेटिसिटी वाली ये सब कोई बात नहीं कर रहे। तो जो तुमने एग्जाम में जो भी टेस्ट में सवाल आए उन सवालों को देख लो। अगर कोई सवाल ऐसा लगता है जिसमें तुम्हें लगता है कि यहां से H अगर निकल गया तो ये सिस्टम एरोमेटिक बन सकता है, तो वो एक यूनिक, वो अलग केस है और उसमें सरकारी किताबी विताबी का कोई मतलब नहीं बनता। वो लॉजिकल है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो बने अगर तो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जैसे अभी मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हारे कहने पर, ये एरोमेटिसिटी वाला, लेकिन उससे पहले जरा सा एक काम जो बचा हुआ उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। फिर एक और काम इसमें जोड़ेंगे क्योंकि वो अगले चैप्टर में काम आएगा, दैट इज रिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी एक जो पोर्शन जो हमारे मतलब का रहता है वो और डिस्कस कर लेते हैं, और वो है बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। अब बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ सर मेरा एक डाउट है, मतलब जब रेजोनेंस में हम नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट करवा रहे हैं तो फिर सर उससे स्ट्रेंथ कैसे अच्छी हो रही है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इसलिए अच्छी हो रही है क्योंकि चाहे वो निगेटिव चार्ज होता चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होता, अगर वो चार्ज है, तुम्हें ये बात सिर्फ तब समझ में आएगी जब इस बात को मानोगे चार्ज का मतलब होता है बोझ। बस अगर आपने ये बात दिमाग में रख ली कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ बोझ ऑन दैट एटम। मान लो मैं कार्बन हूं, मेरे ऊपर बोझ। अब सोचो इस बोझ को मैं स्टेबल कब फील करूंगा? जब ये बोझ मेरे सर पर या तो कम हो जाए, तब भी मैं स्टेबल मानूंगा अपने आप को, या ये बोझ बढ़ जाए, किसी और के सर पे चला जाए। हाँ सर, है ना। अब ये बताओ, इस बोझ को कम करने का मेरे पास एक ही तरीका है, एंड दैट इज इंडक्टिव। अगर इस बोझ के ऊपर कुछ ऐसे लोग अपना इफेक्ट लगाने लगे ऐसे, ताकि मुझे लगे अरे यार वाह मेरा बोझ थोड़ा कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक, अब मैंने बगल में एक ऐसा आदमी लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन चूसता है। इंडक्टिव की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन चूस रहा है। तो आपका जो बोझ है कम होने लगेगा, वो बोझा कम होने लगेगा। कम होने से मुझे अच्छा लगा या बुरा? सर अच्छा लगा। अच्छा, तो इसका मतलब उस नेगेटिव चार्ज को माइनस आई इफेक्ट स्टेबल कर रहा है। ठीक है, इसी में उल्टा कर लेते, उस नेगेटिव चार्ज के सर के बगल में एक ऐसा आदमी लगा दे जो प्लस आई लगा रहा है, वो बोझ को और बड़ा कर देगा। बोझ को बड़ा कर देगा तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं रेजोनेंस पे। एक ऐसा इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज पे लग जाए जो इस नेगेटिव चार्ज को इस सर से हटाकर किसी और के सर पे बैठा दे। ये अच्छी बात है या बुरी बात? मेरे लिए ये अच्छा है, अच्छी बात। और ये इसलिए डोमिनेटिंग है, यानी मेरे सर का जो बोझ है अगर वो मुझसे उठाकर किसी और के सर पे रख दिया जाए, पूरा का पूरा बोझ
तो दैट इज मोर ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल देने वाला इफेक्ट है जिसको आप रेजोनेंस कहते हैं। इसलिए जैसे तुमने अभी पूछा कि सर जब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जब वो रेजोनेंस करता है तो बोझ कभी मेरे सर पर होता है, कभी तुम्हारे सर पर होता है, कभी किसी और के सर पे होता है, कभी किसी और के सर पे होता है। वो निगेटिव चार्ज अगर कई लोगों में बढ़ गया तो इसका मतलब इफेक्टिवली वो बोझ मेरे सर पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बताओ समझे बात को? यस सर। और तो सर यानी अगर हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता तो फिर सर उससे सर्कुलेट करवा करके और फिर उसके बाद में वो भी ऐसे ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो किताब का मेथड है वो क्या कहता है कि अगर आप H हटा दें तो जो भी निगेटिव चार्ज बचा वो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो निगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा H का निकलना उतना ही ज्यादा आसान होगा। यानी एसिड वो अच्छा है जो H के निकलने के बाद बचे हुए एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी देखता है, वो ज्यादा अच्छा एसिड। ये तो किताब वाला मेथड हो गया। और अगर आप बेंजीन वगैरह सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अपना वाला मेथड लगा लीजिएगा, नीचे से निशान लगाइए, अगर वो निशान प्लस और माइनस का आ रहा है तो अकॉर्डिंगली एसिडिक और बेसिक नेचर अपने आप डिसाइड करते रहे। मतलब बड़ा क्लियर लॉजिक है, इसको बिल्कुल सीधा सीधा रखते हैं कि अगर आप अच्छे एसिड हैं इसका मतलब आपका H निकलना आसान, आपका H निकलने आसान का मतलब H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचा वो स्टेबल। बस इतना सी कहानी, बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। सर ये नाम वाम वाले प्रॉब्लम सर कैसे, मतलब अजीब से नाम आ जा रहे हैं। नहीं होता है नहीं। अब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे दिया गया है यार, ये तो याद रखने चाहिए तुम्हें। ब्रॉन्स्टेड एसिड वो है जो H+ देता है, लुईस एसिड वो है जो लोन पेयर लेता है। तो कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम 11th वाले चैप्टर के पहले दूसरे पेज पे दिए गए, आप उससे रीडिंग करिए आपको समझ में आ जाएगा। और भी सर बेसिक वगैरह कुछ आया था सर ऐसे? बेसिक मतलब कॉन्जुगेट बेस? नहीं सर कुछ देखो कि इनमें से कौन सा एनिलीन से ज्यादा स्टेबल होगा, ये 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग नाम थे, बेंजाइलमाइन, ऐसी 4 नाम सुना ही नहीं है सर ऐसे। अरे यार अब ऐसी बातें मत करो, धीरे धीरे करके नाम सुनने पड़ेंगे। अब ये सब कॉमन नेम्स हैं। बेंजाइलअमीन का मतलब है रिंग से CH2NH2 लगा है। ये सब धीरे धीरे करके जैसे अब तुम्हारे सामने आए हैं ना, तो इनको आप छोड़ मत देना, इनको कहीं नोट कर लो, और नोट करके जैसे जैसे और आएंगे उनको नोट करते चलना। यानी ये वो कॉमन नेम है जो पेपर में आते रहते हैं। बात समझ लो? तो इसको ऐसे मत करो सर हमने नहीं सुना, कोई बात नहीं सुना, आज नहीं सुना ना, अगली बार अगर इन्हीं में से कोई नाम आएगा तब तो सुनोगे। लेकिन अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो अगली बार भी यही कहोगे अरे यार वो आया था फिर भूल गए। समझ लो ना? तो ये आज ये जो टाइम चल रहा है ये सीखने का टाइम चल रहा है। इसमें जो जो चीजें नहीं मिलती हैं उनको नोट करते रहिए, सीखते रहिए, ताकि डेटा बेस मजबूत होता रहे। ये वो कॉमन नेम्स हैं जो आपके सामने घूमते फिरते रहेंगे, आप इनको, और ये बहुत सारे होते हैं यार, ये जो कुछ ये तो बहुत कॉमन है, इनको तो समझना ही है। एनिलीन आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजाइलअमीन आ गया, समझ लो, ये पिरिडीन आ गया, पायरोल आ गया, ये वो कॉमन से नेम है जिनको याद रखना पड़ेगा। इसलिए अगर एग्जाम में आया था तो उसको अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? इसमें कोई डरने की बात। हाँ सर, और कोई रिसोर्स जहां से याद कर सकते हैं? नहीं यार, फिर वही वाली बात, एक साथ सारे कैसे करोगे? जैसे जैसे सामने दिखेंगे वैसे वैसे करते रहना। और ये बहुत सारे होते हैं, एग्जाम में सारे नहीं आते। एग्जाम में कुछ कॉमन आते हैं जो जनरली हर बार घूमते फिरते रहते हैं। अदरवाइज नाम तो बहुत सारे उल्टे सीधे कॉमन नेम हो सकते हैं ना, तुम समझ रहे हो ना? एनिलीन तो क्या? एनिलीन, पायरोल, पिरिडीन, ये सब तो कॉमन से नेम है, ये आते ही रहते हैं, इसलिए इनको तो तुम्हें ध्यान रखना ही। क्या सर NH2 क्या होता है सर, आपने बोला था? एनिलीन की बात कर रहा हो? यस सर। बेंजीन के ऊपर NH2 पता है, एनिलीन भी नहीं पता? बेंजीन के ऊपर NH2 उसे एनिलीन कहते हैं। बेंजीन ग्रुप, उसके ऊपर आपने NH2 लगा दिया, उसको आप एनिलीन कहते हैं। अभी मैं नाइट्रोजन के बेसिक नेचर की बात करूंगा तो 1-2 कंपाउंड आएंगे, मैं उनका नाम लिख दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन ये जरूरी है, इनको जैसे जैसे तुम्हारे सामने आए उनको याद करो, ठीक? अच्छा अब ये बताओ। हाँ सर, आपसे डाउट कैसे पूछे? किसका एग्जाम्पल? उसके अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन से लगे हाइड्रोजन को N से लगे हाइड्रोजन से एसिडिक बताया था। हाँ, तो ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, sp होगा, sp वाला हाइड्रोजन। sp2 था सर, शायद डबल बॉन्ड था कार्बन सर। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा सर बाकियों के कंपैरिजन में? कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके किस से ज्यादा होगी? नहीं, sp वाला जो होगा, sp वाला जो कार्बन होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा एसिडिक माना जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है ना? तो अब मैं एक ऑर्डर, अभी मैंने एक ऑर्डर दिया था, तुमने नोट किया उसको?
मैं एक ऑर्डर देखता हूं, sp3 sp वाला कार्बन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए sp वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा अमोनिया वाले हाइड्रोजन से। वो अभी एक ऑर्डर आएगा हमारे सामने, हम उसको नोट कर लेंगे। ये कुछ कुछ चीजें तो ध्यान रखनी है, अब जैसे जैसे आएंगी उनको अभी नोट करते हैं। सर अगर अल्फा हाइड्रोजन के नंबर 6 निकल कर आ रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर एक बढ़ा देंगे, 7 होने चाहिए ना, वो खुद भी होगा, वो खुद भी होगा ना, एक वो खुद भी है प्लस वो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी 6 अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर विल बी 7। सर आपसे डाउट कैसे पूछे, मतलब कहाँ पे पूछे? सर आप एक ग्रुप आधे घंटे तो डाउट ही पूछते रहते हो, आधे घंटे तो सवाल ही पूछते रहते हो। क्लास सर और क्वेश्चन पे डाउट होते हैं, वो आपसे कैसे पूछे? हम लोग बना दो, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ नहीं ये कर लेते हैं, ये जो तुम लोग इस ग्रुप के जितने भी बच्चे हो इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, तो ये काम कर लेते हैं। फिजिक्स का कोई ग्रुप बना हुआ है? हाँ सर बना हुआ है। अच्छा, फिजिक्स का मैथ्स का दोनों है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये? सर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम, ठीक है। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ उसी से, अपना एक केमिस्ट्री वाला ग्रुप भी बना लेते हैं, तो उसी पे थोड़ा बहुत डाउट डिस्कशन किया जा सकता है। और अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना वो थोड़ा सा कर दिया करो, फिर उसके बाद शुरू होने दिया करो। शुरू नहीं हो पाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, बीच बीच में चलेगा, बीच बीच में कुछ रुक गया सर जरा वो वाला बता दो एक सवाल, वो समझ में आता है, लेकिन शुरू नहीं होने देते हो तब गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे आप अब जरा 2 मिनट रुक जाओ, एक बार शुरू कर देते हैं जो शुरू करना है, फिर हो सकता है कुछ डाउट उसी में आ जाए। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं एनिलीन किसे कहते हैं फलान, हो सकता है ये हमारे सामने आ जाए, उनके डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, उनको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। यानी जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो बेस होते हैं मेरे, वो बेस नहीं होते जो तुमने पढ़े थे NaOH, KOH, ये वो लोग नहीं होते। हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर मैं उनको बेस बोल रहा हूं तो ये वो लोग हैं जो H+ को अट्रैक्ट करते हैं, ये वो लोग नहीं है जो OH- को देते हैं। भाई तुम जानते हो NaOH एक बेस होता है, ये वो आदमी है जो OH देता है। हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऐसा आदमी अगर बेस है तो वो आदमी है जो H+ को इनवाइट करता है। यानी H+ को देने वाला आदमी जो आसान है वो अच्छा एसिड है, और H+ को लेने वाला आदमी वो हमारा बेस। जनरली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको बेसिक नेचर दिया गया है, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है और H+ उन लोन पेयर को लेने की कोशिश करता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होगा? जिस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के तरीके तुमने निकाले थे वो क्या थे? कहां से H+ का निकलना आसान, उसके लिए दुनिया भर के इफेक्ट्स तुमने लगा दिए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट्स कंसीडर करके आपने एसिडिक नेचर डिसाइड किया। बिल्कुल उसी तरह से बेसिक नेचर की बात करते हैं। बेसिक नेचर निकालने के सेट रूल बनाए गए। पहला रूल ये है कि वो नाइट्रोजन आटम जिस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती वो अच्छा बेस माना जाता। समझना जरा बात को, यानी मैं इस बार जो बेस डिफाइन करने जा रहा हूं वो बेस नहीं है जो OH देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बेस नहीं होते जो OH देते हैं, वो NaOH KOH होते हैं, वो अलग चीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस वो है जो H+ को इनवाइट करता है। एसिड वो है जो H+ को देता है और बेस वो है जो H+ को इनवाइट करता है। अब ये बताओ H+ को इनवाइट करता है, इसका मतलब H+ आना चाह रहा है। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो H+ आना चाह रहा है? H+ के पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। H+ अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए उस आदमी के पास जाएगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे। यानी बेस वो अच्छा है जो H+ को 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोवाइड कर सके, वो हमारे लिए ऑर्गेनिक अच्छा बेस माना जाए। बताओ समझे? ठीक है। Yes, sir. अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? आप एक अच्छा बेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल, पहली बात। क्योंकि अगर आपके पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप देंगे क्या? भाई H+ को आप बुला रहे हैं और आपके पास लोन पेयर ही नहीं है तो आप देंगे क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप अच्छे बेस हैं या बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए, उस आदमी को अच्छा बेस मानना चाहिए जिसके लोन पेयर अवेलेबल। ठीक, मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों के लोन पेयर बराबर अवेलेबल, मेरे पास भी अवेलेबल है, आपके पास भी अवेलेबल। आप कैसे करेंगे बेसिक नेचर कंपेयर? हम दोनों के पास डोनेशन। अब ये डिसाइड करेंगे कि आप दोनों में से लोन पेयर डोनेट कौन करना चाहता है। जो आदमी आसानी से लोन पेयर डोनेट करना चाहता है वो अच्छा बेस माना जाए। यानी जनरल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला रूल बनाया गया है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। इफ द अवेलेबिलिटी सेम देन द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी डोनेशन की टेंडेंसी। जिस आदमी के पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो अच्छा बेस कंसिडर किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मान लीजिए ये कहा जाए, बिल्कुल सीधे एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा एकदम। एक ही आदमी है जिसपे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक ऐसा ही एक और आदमी ले लेते हैं जिसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है।
एक और ऐसा ही आदमी ले लेते हैं जिसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि इन तीनों में अच्छा बेस आपको कौन लगता। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, ये तीनों लोग बेस हैं, हाँ ये तीनों लोग बेस हैं, इन तीनों में अच्छा बेस वो होगा जो H+ को सबसे पहले इनवाइट करेगा। यानी बाहर एक H+ खड़ा है, इस H+ को सबसे पहले जो बुलाने की कोशिश करेगा वही सबसे अच्छा बेस माना जाएगा। इसके लिए क्राइटेरिया क्या बनाया गया? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? आप तीनों में से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी किसके पास है। ठीक, अच्छा क्या यहां लोन पेयर अवेलेबल? इसका क्या मतलब है कि लोन पेयर अवेलेबल है? अरे भाई दिख रहे हैं तो अवेलेबल है ना, दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते। याद है लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो फिर वो मेरे सर से कहीं और चले जाएंगे, यानी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर लोन पेयर अवेलेबल है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या ये लोन पेयर भी अवेलेबल है? क्योंकि यहां भी रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है। क्या ये वाले लोन पेयर भी अवेलेबल है? यहां पर भी अवेलेबल है। यानी तीनों जगहों पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सेम है या नहीं? यस सर। अगर तीनों जगहों पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सेम है तो डिसाइड कैसे करोगे? सेकंड क्राइटेरिया, डोनेशन की टेंडेंसी। यानी बेसिक नेचर चेक करने का पहला क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को चेक करिए, अवेलेबिलिटी को चेक करिए ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अगर ये अवेलेबिलिटी सही आ रही है या अवेलेबिलिटी कॉमन आ रही है तो सेकंड रूल लगाइए, एंड दैट इज डोनेशन की टेंडेंसी। डोनेशन टेंडेंसी यानी ये दोनों बातों का ध्यान रखकर आप बेसिक नेचर कंपेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमने अवेलेबिलिटी को चेक किया। इफ द अवेलेबिलिटी इज कॉमन दैट मींस यहां भी लोन पेयर अवेलेबल है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर भी अवेलेबल है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर भी अवेलेबल है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर डिसाइडिंग क्राइटेरिया शुड बी डोनेशन की टेंडेंसी। नाउ द अवेलेबिलिटी सेम, द डोनेशन टेंडेंसी सेज पहले वाले केस में एक मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, दूसरे वाले केस में 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तीसरे वाले केस में 3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और इन तीनों प्लस आई में सबसे बड़ा प्लस आई किसके पास होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। और क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर रिपेल होकर सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे? H+ के पास। बताओ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस आई इफेक्ट आपने लगाया, ये प्लस आई इफेक्ट इस लोन पेयर को डोनेट करवा रहा है किसके पास? H+ के पास। इसलिए ये आदमी H+ को सबसे पहले बुलाएगा। इसलिए इन तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन सा होना चाहिए? थर्ड वाला। फिर किसको होना चाहिए? सेकंड वाले को। फिर किसको होना चाहिए? फर्स्ट वाले। यानी ये वो क्राइटेरिया बनाया गया है जो सबसे सीधा क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर इज सेम देन द डिसाइडिंग फैक्टर इज डोनेशन टेंडेंसी। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, यानी अगर मैं इंडक्टिव की बात करता हूं तो बिल्कुल क्लियर है कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बताओ समझे? माइनस आई के लगने से बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को चूसेगा, जिसकी वजह से लोन पेयर चिपकेंगे और डोनेट होना मुश्किल हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। ये समझ में आया? यानी अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ना चाहिए और माइनस आई के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ को घटना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस वो है जो लोन पेयर को डोनेट करना चाहता है। अगर किसी भी इफेक्ट की वजह से लोन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी घट रही है तो उसका बेसिक नेचर भी घटना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अच्छा ये बड़ा बेसिक सा एक एग्जांपल था जिसमें हमने लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कॉमन समझ लिया। ठीक, अब हम ऐसे भी एक आध केस करते हैं जिसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी में अंतर, मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे केस की भी बात करते हैं। चलिए इसको हटा दे भाई। यस सर। यस सर। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सर जस्ट अ सेकंड। हो गया सर। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि चीज थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ जाए। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को खुद से अपने आप समझ के देखते हैं। एक आदमी ले लेते हैं ये और एक आदमी ले लेते हैं ये। एक आदमी ले लेते हैं ये।
ये 3 आदमी ले लेते हैं, बल्कि उल्टा बनाते हैं, तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको उल्टा बना लेते हैं। ये वही है जो अभी तुम लोग कह रहे थे मुझसे, ये ले लेते हैं। वो ये कह रहा है कि इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक। अच्छा, सबसे पहला रूल क्या बनाया गया है? सबसे पहला रूल ये बनाया गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करते वक्त सबसे पहले आप लोन अवेलेबिलिटी को चेक कर लीजिए, ठीक। तो मैं सबसे पहले वाले आदमी के पास गया, मैंने कहा भाई ये बताइए आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है? कह रहा चेक कर लो। मैंने चेक किया तो पता ये चला ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते, क्योंकि रेजोनेंस की कोई कंडीशन ही नहीं। क्लियर है ये? तो हमने कहा भाई तुम्हारे लोन पेयर अवेलेबल है। कह रहा बहुत बढ़िया, मेरे अवेलेबल है, चलिए बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग के भी अवेलेबल हो। तब कौन डिसाइड करेगा? डोनेशन की टेंडेंसी। क्लियर? अब मैं सेकंड वाले के पास गया, उसने कहा भाई हमारा सीन क्या है? तो देखो सेकंड वाला ना, अब इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं तो वैसे नाम लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिख लो, इसको याद कर लेना। स्पेलिंग का कुछ खास आइडिया नहीं है। पिरिडीन कहते हैं, कुछ लोग पारिडीन भी बोलते हैं, तो दिस इज पिरिडीन नाम। अब नाम आया है तो ये मत पूछना कि हम करें क्या, करना कुछ नहीं है, याद करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक। जनरली नाम नहीं आता है, जनरली शक्ल बन के आती है। अगर नाम के तौर पर आता है तो इस आदमी का नाम हमें आगे के लिए याद रखना है, ठीक। अब ये जो पिरिडीन है, इसमें ये लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा दिखाई तो दे रहे हैं। उसने कहा अब इसका क्या क्या यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है? तो मैंने कहा यार मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पर दिख रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि रेजोनेंस की एक कंडीशन में ये एक कंडीशन है कि अगर डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट एटम पर लोन पेयर आया तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? यानी मुझे ये शक है कि ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये मुझे शक। अब अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो इसका मतलब ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और ये नहीं होंगे, तो फिर ये पहला वाला आदमी इससे अच्छा बेस होना चाहिए, क्योंकि यहां तो अवेलेबल है। क्लियर है? अब आते हैं इस बात पर कि क्या वाकई में तुम्हारे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। अब अकल लगाते हैं। अब आपके सामने पहली बात आ रही है, पता नहीं तुम लोगों ने इतना गंदा आंसर क्यों दिया कि तुम्हें इसको लगता है लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है और हो भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं हो सकते। यानी सबसे पहली बात, उसका रीजन हम बता देंगे। सबसे पहले यहां नोट करते हैं, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल होता है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व चाह कर भी नहीं हो सकता। पहली बात इसको नोट कर लेते हैं, दे आर अवेलेबल। रीजन अभी हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। अब तुम सोच के बताना। अब अगर कोई पूछे इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है तो क्या जवाब दो? बहुत सोच के जवाब देना पड़ेगा, उल्टे सीधे जल्दबाजी में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं मान लीजिए क्यों अवेलेबल है उसको भूल जाते हैं। मान लीजिए अवेलेबल, मैं भी बताता हूं क्यों। मान लीजिए अवेलेबल, नाउ दे आर अवेलेबल, नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी डोनेशन टेंडेंसी। अब कैसे निकालोगे? यहां और यहां डोनेशन टेंडेंसी किसकी अच्छी है, कैसे निकालोगे? अब बात एस कैरेक्टर से निकाली जाएगी। दिस नाइट्रोजन हैज sp3 नाइट्रोजन, दिस इज sp3 हैविंग 25% एस कैरेक्टर। क्लियर? एंड दिस नाइट्रोजन इज sp2 हैविंग 33% एस कैरेक्टर। जिस नाइट्रोजन का एस कैरेक्टर, ये सब समझ रहे हो सब लोग? ठीक। तो अगर ये sp2 है और इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी निगेटिविटी, इस नाइट्रोजन की निगेटिविटी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा हुई। और जिस आदमी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन चिपका कर रखता है, देने की कोशिश नहीं करता। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये नाइट्रोजन कहेगा भैया हम नहीं देते, हमारी निगेटिविटी तुमसे ज्यादा है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर को चिपका के रखेंगे, H+ को बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे में अगर मैं सिर्फ इन दोनों का आंसर निकालना चाहता तो पिरिडीन विल बी लेस बेसिक देन दिस कंपाउंड। क्लियर? यस सर। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड का आंसर अवेलेबिलिटी से निकाल लिया गया है, नहीं डोनेशन की टेंडेंसी से निकाल लिया गया है। फर्स्ट और सेकंड में लोन पेयर अवेलेबल है, सो द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी डोनेशन टेंडेंसी एंड दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H+ इज लेस, सो दिस सेकंड वन इज लेस एज बेसिक देन फर्स्ट। क्लियर? अब आते हैं तीसरे आदमी। तीसरे वाले आदमी का नाम है पायरॉल। अब इसको स्पेलिंग तो पता नहीं क्या होती, किसी को पता हो तो बताएगा जरा। ऐसे लिख देते हैं पायरॉल। ये जो सेकंड वाला आदमी है ये हमारा पायरॉल। हमने अब नाम है, मतलब सुनो, अब तुम कहोगे इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, अगर याद कर सको याद करो, वरना दोबारा कभी मत पूछना कि पायरॉल किसे कहते हैं। ठीक? तो ये जो पायरॉल है, हमने कहा भाई तुम्हारे साथ क्या सीन, तो उसने कहा देखिए ऐसा लोन पेयर तो हमारे पास भी। हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लोन पेयर तो तुम्हारे पास भी है। अब अगर तुम्हारे भी अवेलेबल है तो फिर तुम्हारी भी डोनेशन टेंडेंसी की बात कर लेंगे, और अगर तुम्हारे अवेलेबल नहीं है तो
हम अभी समझाएंगे इस बात को। इसके जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, समझो बात, अभी बात करते हैं। यानी इसके जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, इसके लोन पेयर अवेलेबल थे, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, इसके लोन पेयर में रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो सबसे लुटा आदमी थर्ड हो गया, क्योंकि इसके तो लोन पेयर ही नहीं है, इसके तो लोन पेयर चक्कर काटते हैं, और अगर इसके लोन पेयर चक्कर काटते हैं तो खेल ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पैरोल इन तीनों में सबसे खराब बेस होना चाहिए। अभी हम बात और डिटेल में जाते हैं। ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, तो इसमें कोई शक नहीं है, सबसे अच्छा बेस फर्स्ट होना चाहिए, फिर सेकंड होना चाहिए, और सबसे बर्बाद आदमी थर्ड होना चाहिए। क्लियर है? ये रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि इसकी साइड में जस्ट डबल बॉन्ड है, क्या वो रीजन है? नहीं, रीजन नहीं, मैं अभी रीजन दे रहा हूं, मैं रीजन दे रहा हूं। साइड में डबल बॉन्ड है और उसकी वजह से कुछ हो रहा है, मैं अभी एक बाकायदा समझा देता हूं। लेकिन तुम सब लोग इसको समझ लो कि अगर जो मैंने बोला ये अवेलेबल है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जो आंसर आएगा वो 1 2 3 आएगा। यहां तक समझ में आई? सर फर्स्ट और सेकंड है, उनमें इंडक्टिव इफेक्ट सेम लग रहा होगा ना? नहीं, इंडक्टिव भी सेम कैसे हो सकता है? जब कार्बन पे पाई कैरेक्टर है तो इंडक्टिव भी सेम नहीं लग सकता ना भाई। ये कार्बन भी तो sp2 है, ये सारे कार्बन sp3 हैं, ये कार्बन sp2 है, तो इंडक्टिव तो ना सेम हो सकता, नहीं समझे? है ना? तो इंडक्टिव सेम नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, चाह कर भी नहीं। उसका रीजन क्या है? अब मैं पिरिडीन के बारे में छोटी सी बात लिख देता हूं। सर ऐसा कह सकते कि वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होता है तो वो उधर रेजोनेंस करने से दूर कर देता है उसे? नहीं 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 नहीं, मतलब तुम्हारे इस एक्सप्लेनेशन से ये लग रहा है जैसे तुम ये सोच रहे हो कि कर तो सकता है लेकिन किसी वजह से नहीं कर रहा। तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा है। हाँ सर, कर लेकिन सकता है, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चाह कर भी नहीं कर सकता। तुम समझो मेरी बात को, ये कर ही नहीं सकता। मतलब सुनो, रिपल्शन फिपल्शन ये सब छोड़िए, वो कर ही नहीं सकता। अब देखिए कैसे, अब देखो बोलना नहीं, सुन लेना बस। अगर मैं पिरिडीन को बनाऊं, टेढ़ा बना लेता हूं, मतलब पिरिडीन को टेढ़ा मतलब ऐसे बना लेता हूं। ये पिरिडीन है ऐसे करके, और यहां लोन पेयर था हमारा, ये पिरिडीन, ठीक है, इसी की बात चल रही। अब तुम ये कह रहे हो कि सर ये पिरिडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर के बारे में आपके क्या विचार? देखो ये बताओ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारे कार्बन और नाइट्रोजन, ऑल द एटम्स, 5 कार्बन एटम्स and 1 नाइट्रोजन एटम, दे ऑल आर इन अ प्लेन। ये सब प्लेन है ऐसे, ठीक। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझना। अगर मैं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp2 आएगा, ठीक। sp2 का मतलब है 3 sp2 लोब्स प्लेनर। क्लियर? समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, वो 3 sp2 लोब मैं प्लेन में ले लेता हूं। sp2 का मतलब हो गया 1 s 2 p हाइब्रिडाइजेशन में। यस सर। और 1 p बच गया, 3 p होता है ना, 1 p बच गया, ठीक है यहां तक। वो जो 2 p आपने मिक्सिंग में इन्वॉल्व किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किए हैं, वो कोई भी 2 हो सकते हैं, px py pz में से। मान लेते हैं वो px और py, तो फिर जो बच गया जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो pz हो गया। अब तुम ये मत कहना सर आपने px py क्यों ले लिया, तुम्हें जो 2 लेने हैं वो ले लो, एक को छोड़ दो, यही होगा ना। तो मैंने px और py को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लिया और नाइट्रोजन के एक pz को छोड़ दिया जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, एंड दैट रिमेन्स एज अ प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? अच्छा, अब अगर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मैं देखो तुम्हारे सामने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। हमने पहले भी बेंजीन वगैरह के बनाए थे, मैं तुम्हारे सामने इसको बना के दिखा रहा हूं। ये है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो एक sp2 लोब ये होगा, एक sp2 लोब ये होगा और एक sp2 लोब ये होगा। इसको थोड़ा और आसान करने के लिए हम, ताकि गड़बड़ ना बने, डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब देखो यार गड़बड़ हो गई, पहले हम वो डायग्राम ही बना लेते हैं नाइट्रोजन वाला, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब ठीक, ये अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो देखो मैं तुम्हें sp2 दिखा रहा हूं। एक sp2 ये है, एक sp2 ये है और एक sp2 ये, बताओ ठीक है। 3 sp2, ये 3 sp2 होगा, ठीक। अब इन तीनों sp2 में कौन कौन है? इन तीनों sp2 में एक तो 2 sp2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक sp2 लोन पेयर। कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड है भाई? एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, और इस sp2 के अंदर कौन है? लोन पेयर। नाउ दिस इज sp2 हाइब्रिड, this is sp2 hybrid at orbital, this is also sp2 and this carbon is also sp2। इसका मतलब ये हुआ अगर ये कार्बन भी sp2 है तो इसके पास भी एक s और 2 p मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे।
एक पी बच जाएगा। अब ये बताओ 2 पी वो कौन से होंगे जो मिक्सिंग इन्वॉल्व होंगे, और एक पी जो बच जाएगा वो कौन सा हो? सर पाई बॉन्ड बनाएंगे जो बचा होगा। तो इसका पीजेड बच गया तो उसका भी पीजेड बचेगा, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल बच गया, वो पी ऑर्बिटल मान लीजिए हमारा ये पी ऑर्बिटल, तो फिर इस कार्बन का भी पी ऑर्बिटल बचेगा पीजेड। इफ इट इज पीजेड इट शुड बी पीजेड, एंड इफ इट इज पीजेड तो इस कार्बन के जो 2 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो sp2 की वजह से, वो sp2 भी pxy प्लेन में होंगे। यानी ये sp2 हुआ, एक sp2 ये हुआ, और इसने लगा दिया हाइड्रोजन, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। इधर भी sp2 है, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, इधर लग गया हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में। इसका भी sp2 है, ये भी sp2 बन गया, और यहां लग गया हाइड्रोजन। जो लगे होते हैं हम दिखाते नहीं हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर लग गया हाइड्रोजन sp2 के साथ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और इस सिग्मा के साथ हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ये तुम्हारे सामने जो भी डायग्राम मैंने दिखाया है उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स बना के दिखा दिए। क्लियर है? ये सारे सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे। अच्छा, अब बचते हैं पाई बॉन्ड। तुम बताओ क्या नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है? यस सर है, और वो पाई बॉन्ड आपके सामने है, वो पीजेड की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और वो पाई बॉन्ड आपका ये, जरा समझ पाओ तो समझना, दिख रहा है ये पाई बॉन्ड? अच्छा, अब इस कार्बन पर आते हैं। इस कार्बन का भी पीजेड खाली बचा हुआ था, चलिए इसका भी पीजेड खाली ले लेते हैं। ये भी पीजेड खाली है, ऐसे इसका भी पीजेड खाली है, ऐसे इसका भी पीजेड खाली है, ऐसे इसका भी पीजेड खाली है। अब जरा पाई बॉन्ड बना लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग ये चल रही है, और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सी बची? ये वाली, ये चल रही। तुम्हें दिख रहा है ये पिरिडीन बनता हुआ, ये ऑर्बिटल डायग्राम? यस सर। अब तुम ये बताओ, तुम ये कह रहे थे कि सर ये वाला जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, ऑल्टरनेट। ठीक, कैसे कर सकता है यार? अगर ये लोन पेयर इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये तो पीजेड है, पीजेड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला जो sp2 है वो कौन सा है? px py वाला। यानी ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन से प्लेन में है? ये z एक्सिस पर है। यानी ये वाला परपेंडिकुलर है, वो लोन पेयर इस प्लेन में है, z ऑर्बिटल ऐसा है। क्या ये लोन पेयर, ये वाला ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ साइडवाइज ओवरलैप कर सकता है? कर ही नहीं सकता। साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, px px साइडवाइज ओवरलैपिंग, py py साइडवाइज ओवरलैपिंग, pz pz साइडवाइज ओवरलैपिंग। लेकिन px pz के साथ साइडवाइज ओवरलैप थोड़ा कर सकता। यानी these lone pairs are in sp2 lobe जो कि xy प्लेन में है, एंड द एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स दे आर परपेंडिकुलर। यानी ये लोन पेयर किसी भी सूरत में इन p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी ये लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए ये अवेलेबल माने जाएंगे, और बाहर खड़ा हुआ H+ इनको आसानी से पकड़ सकता है। बस फर्क इतना है कि क्योंकि ये उस कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हैं जिसका S कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम मानी जाएगी, हालांकि लोन पेयर अवेलेबल माने जाएंगे। क्लियर है? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर पायरॉल के केस में हो पा रहा है? हाँ, पायरॉल के केस में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन अब sp2 नहीं है, एग्जैक्टली देख पा रहा है। अब वो एग्जैक्टली sp2 नहीं, तो ऐसे में जो लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर उस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। यहां पर क्या है, लोन पेयर इस प्लेन में है और p ऑर्बिटल कार्बन के ऐसे। अब लोन पेयर ऐसे, p ऑर्बिटल ऐसा, तो ये ओवरलैप नहीं कर पा रहे साइड वाइज। तो लोन पेयर कहेगा भाई ऐसा मैं चक्कर में नहीं आऊंगा, तुम सब चक्कर काटते रहना है। यानी ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन लोन पेयर का उससे कोई लेना देना नहीं। ये 6 के 6 लोग ऐसे चक्कर काट रहे, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो बात को? लेकिन ये जो लोन पेयर है, इन लोन पेयर का उस चक्करबाजी से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन पायरॉल के केस में नाइट्रोजन sp2 नहीं, उस वजह से उस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो सकता है एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में। और इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो तो उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही पायरॉल एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। पैरॉल में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। इसलिए वो लोन पेयर अगर चक्कर काटने की वजह से एरोमेटिक है, तब तो किसी भी सूरत में लोन पेयर का डोनेट हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड्स माने जाते हैं। अगर लोन पेयर को H+ ने ले लिया तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, जो पैरॉल कभी नहीं चाहे। सब लोग समझो। सर हमने ना एरोमेटिसिटी कर ही नहीं रखी कहीं भी।
अच्छा, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, अभी अभी यहीं कर देते हैं, अभी यही बात कर लेते हैं। एरोमेटिक नेचर का क्या मतलब होता है, कुछ सेट रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं, अभी अभी बात कर लेते हैं। बहरहाल, तो जो बताना था वो ये बताना था, पेरिडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जिस प्लेन में है और वो उन कार्बन के पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन, इसलिए ये वाला प्लेन पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए लोन पेयर आर अवेलेबल, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। यहां तक ठीक है? तो जहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे होगा ऐसा? अगर पाई बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से लगा नाइट्रोजन है और उस पे लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में नहीं आ सकता, बस ये समझ लीजिए। समझो बात, समझ लो बात को। डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन जो होगा वो sp2 होगा, अगर वो sp2 और उस पर लोन पेयर है तो वो जिस प्लेन में भी है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, यानी sp2 नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर रेजोनेंस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो। समझ पाए यहां तक? अच्छा, अब इसी के अंदर जो तुम लोग बात कर रहे हो वो भी जोड़ देते हैं, दैट इज एरोमेटिक नेचर वाली। बहुत आसान सी बात है, ताकि और वो धीरे धीरे करके और आगे आती जाएगी, हम उसी को समझते भी रहेंगे, लेकिन कम से कम एक रूल और बेसिक रूल पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी डिसाइड करने का रूल क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो जल्दी से लिख देते हैं कंडीशंस। जो पहली कंडीशन एरोमेटिसिटी की बनाई गई है, इसमें तीन कंडीशंस में से जो पहली कंडीशन एरोमेटिसिटी की बनाई गई है वो ये, कंपाउंड प्लेनर शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड जो है मेरा वो साइक्लिक होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है भाई, कोई केमिस्ट्री नहीं, मतलब सर साइकिल जैसा दिखता है तो साइकिल है, ऐसा नहीं कि सर कोई केमिकल केमिस्ट्री होती होगी, कोई केमिस्ट्री नहीं। ये साइकिल जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो फिर एरोमेटिक हो सकता। यानी आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या तुम साइक्लिक हो, पहली बात। जैसे कुछ किताबों में लिखा जाता है, जैसे पुरानी जो किताब थी उसमें लिखते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक खास तरह की एरोमा होती। लेकिन अब तुम ये बताओ ना, कॉपी पे अगर कोई सवाल आएगा तो तुम सूंघ सूंघ के थोड़ी ना बताओगे कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ एरोमा होती नहीं होती। ऐसे तो एरोमा बहुत सारे लोगों में होती है। इथेनॉल, समझ लो बात, तो तुम जानते होगे इथेनॉल में बड़ी एरोमा होती है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होता। यानी एरोमेटिसिटी निकालने के लिए आप ये सब नहीं, एरोमा फेरोमा चक्कर में नहीं पड़ते, आप लाइन से तीन रूल निकालते हैं, तीन क्राइटेरिया। पहला, क्या तुम साइक्लिक दिखते हो? अगर दिखते हो तो सेकंड क्राइटेरिया, अगर दिखते हो तो क्या तुम्हारे अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, यानी कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा, देयर मस्ट बी साइक्लिक, मैं भी एक एक करके एग्जांपल भी समझा दूंगा, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, जिसको आप रेजोनेंस भी कह सकते हैं। यानी सिर्फ रेजोनेंस नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे नाचने चाहिए, ऐसे। ये नहीं है कि हाँ सर रेजोनेंस दिख रही है, रेजोनेंस दिखना नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस दिख रही है कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट साइकिल में हो रहा है कि नहीं। यानी पहली बात, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरी बात, देयर शुड बी साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। अगर ये भी मिल गया, यानी सबसे पहले ऊपर वाली बात चेक की, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ऐसी की तैसी। अगर मिल गई तो सेकंड वाली बात चेक की, मिल गई तो ठीक, नहीं तो ऐसी की तैसी। और अगर सेकंड वाली बात मिल गई तो तीसरी आखिरी बात आपको चेक करनी है, कंपाउंड शुड सर बाईसाइक्लिक है या फॉलो, बीसाइक्लिक? कंपाउंड शुड बी, सर हकल रूल। हाँ वही आ रहा है, हकल रूल, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। और अगर वो ऐसा करता है सेकंड वाला क्राइटेरिया, तो कंपाउंड शुड फॉलो हकल रूल। मैं भी बताता हूं ये रूल क्या है, बड़ा आसान सा रूल। क्या कहते हैं साहब, ये हकल रूल क्या कहता है? हकल रूल कहता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट in cyclic resonance, they should be 4n+2, where n is 0, 1, 2, 3, any integer, including 0. मैं अभी एक एक करके सारे रूल, इन तीनों रूल्स को समझाता हूं तुम, लेकिन फिर वही समझने से ज्यादा जरूरी पहली बात क्या है कि याद करना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि क्या मैं एरोमेटिक हूं, तो आप सबसे पहले देखिए, आप सर साइक्लिक दिखाई नहीं देते, आप एरोमेटिक नहीं हो सकते, बाहर निकलिए, बात खत्म। लेकिन अगर मैं साइक्लिक दिख गया तो आप सेकंड रूल पर आएंगे। ये नहीं कि पहले ही तीसरा रूल चेक करेंगे, ये सब लाइन से चेक करना है, यही प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसी लाइन से चेक करना है। सबसे पहले आपने साइक्लिक चेक कर लिया,
फिर आपने ये चेक कर लिया कि अगर आप साइक्लिक हैं तो क्या आपके अंदर रेजोनेंस साइकिल में हो रहा है कि नहीं। अगर आपके अंदर रेजोनेंस साइकिल में नहीं हो रहा है तो आप एरोमेटिक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप साइक्लिक रेजोनेंस कर रहे हैं तो अब आप ये चेक कर लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो क्या 4n+2 रूल फॉलो करते हैं। 4n+2 का मतलब है, मान लीजिए आपके साइक्लिक रेजोनेंस में 6 लोग लगे, तो क्या n की कोई भी वैल्यू ये 6 इलेक्ट्रॉन लाके दे सकती है। n की कोई भी वैल्यू बताइए 1। अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जितने भी इलेक्ट्रॉन साइकिल में लगे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आप चाहते हैं तो n की कोई भी इंटीजर वैल्यू इंक्लूडिंग 0 रखने से अगर वो वैल्यू आपको मिलती है तो आपका कंपाउंड हकल रूल फॉलो करता है और वो कंपाउंड पक्का एरोमेटिक कंपाउंड माना जाए। मैं अभी एक एक करके क्या बेटा सर ये ES क्या है लास्ट में? इलेक्ट्रॉन्स। रिपीट सर कर देना थोड़ा। हाँ, मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से समझता हूं। ठीक, पहले मैं सारी कंडीशन सर रिपीट कर लिख लेते हैं सर। क्या रिपीट करूं सर? ये 4n+2 जो बोला ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या आप साइकिल हैं। अगर हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है बात खत्म। समझे बात? दूसरी बात, अगर साइकिल हुए तो अब आप दूसरी बात चेक करिए, क्या आपके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है बात खत्म। अगर हो रहा है तो यह चेक करिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं क्या वो 4n+2 रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर साइक्लिक रेजोनेंस में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो क्या n की कोई भी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स लाके दे सकती है? 0। n को 0 रख दो, आगे दो पाई इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है साइक्लिक रेजोनेंस में, तो क्या n की कोई भी वैल्यू 4 लाके दे सकती है? नहीं, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, इतना इसको है ना, इसको मुश्किल में समझो। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। साइकिल दिखता है, देख के पता चल जाएगा। साइक्लिक रेजोनेंस देख के पता चल जाएगा। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो 4n+2 रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये पता चलना। बड़ा आसान एकदम। ठीक, तो अच्छा, अब एक ये तो हमारा एरोमेटिक की कंडीशन हो गई। दिस इज फॉर एरोमेटिक। ये एरोमेटिसिटी की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पहले लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन हो गई हमारी एंटी एरोमेटिसिटी की। सेकंड कंडीशन बनाने जा रहे हैं एंटी एरोमेटिसिटी की। एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या स्पेलिंग होती है? एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। ये हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड केस की कंडीशन बनाते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी। कुछ नहीं लिखूंगा मैं, अपने आप समझ लेना। सेम हकल की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वेयर n इज 1 2 3 एनी इंटीजर नंबर। समझो, सेम कंडीशन। सेम मतलब कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, वही जैसे वहां था। अगर साइक्लिक है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या उसके अंदर साइकिल में इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं। अगर नाच रहे हैं तो तीसरी बात, या तो वो सिस्टम 4n+2 फॉलो कर रहा होगा या वो 4n पाई सिस्टम फॉलो कर रहा होगा। अगर वो 4n+2 फॉलो करता है तो हकल यानी एरोमेटिक, और अगर वो 4n पाई सिस्टम फॉलो करता है तो दैट मींस दैट इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम। बताओ, समझे बात? यस सर। अभी एग्जांपल ले लेंगे। ठीक, और तीसरी कंडीशन, तीसरी केस बनाते हैं लास्ट, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में कैसे लिखें? फर्स्ट 2 कंडीशंस में से कोई भी वायलेट कर गई अगर, तो वो नॉन एरोमेटिक। यानी कैसे लिखें? नॉट साइक्लिक, नॉट सेम लिख देना। हाँ, मतलब नॉट सेम लिख दो, जैसे भी चाहो वैसे लिख दो। या तो वो नॉट साइक्लिक हुआ, या फिर नो साइक्लिक डिलोक्लेन, नो साइक्लिक रेजोनेंस, नो साइक्लिक रेजोनेंस। इन दोनों में से जो भी कंडीशन उसने फॉलो कर ली वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक क्राइटेरिया में चला जाएगा। अब तीसरी बात, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, देन नॉन एरोमेटिक होंगे, और सबसे खराब कंपाउंड्स होंगे हमारे एंटी। यानी मैं किसी भी तरह से कोशिश करके एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं बनाना चाहता। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एरोमेटिक,
स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक होगा। अब तुम खुद सोचो, जैसे तुमने अभी कोई सवाल सबसे पहले पूछा था मुझसे कि सर एक जगह से H निकल रहा था, वो इसलिए H निकल रहा था क्योंकि बचा हुआ एनायन स्टेबल बन रहा था वगैरह वगैरह, वो एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, पहले एक बात बता दूं एग्जांपल के तौर पे, फिर वही वाले सवाल जो तुम कह रहे हो उसका एक सवाल लेके देखते हैं। पहले सब लोग ये बताओ कंडीशन समझ में आई कि नहीं? क्या बेटा? एंटी और नॉन में हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि उसमें तो रेजोनेंस भी हो रही है, इसमें रेजोनेंस भी नहीं हो रही, फिर भी अच्छा है। हाँ नहीं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो उसमें एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़े थे। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहां जब होता है तो एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत बढ़ जाती, उसकी स्टेबिलिटी एकदम बर्बाद हो जाती। भले रेजोनेंस क्यों ना हो, उसके बावजूद भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंस इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द एनर्जी इज वेरी हाई, सो दैट दोज मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। यानी जो सबसे अच्छे माने जाएंगे वो हमारे एरोमेटिक, फिर हमारा जो है सीधा आदमी, कुछ नहीं हो रहा है, बढ़िया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और कहीं आप एंटी हो गए तो आप बर्बाद हो। यानी कभी भी कोशिश करके एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर बन रहा है तो आप मना कर दीजिएगा, नहीं नहीं भैया ये तो बर्बाद हो जाएगा, या एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनने जा रहा है। अब मैं एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब सारे रूल्स नहीं, 4 एंड पाई का कोई नाम नहीं। पहला रूल, आप साइक्लिक हैं, ठीक, बताओ आप क्या चेक करूं? अगर मैं साइकिल हूं तो क्या चेक करूं? आपके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए वो भी मिल गया तो क्या चेक करूं? हकल वाले हैं या 4 एन पाई वाले हैं? अगर आप हकल वाले हैं तो एरोमेटिक है, 4 एन पाई वाले हैं तो एंटी एरोमेटिक। क्लियर? अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, मैं साइकिल ही नहीं हूं भाई साहब। अब साइकिल तो हूं लेकिन मेरे अंदर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए, बड़े सीधे सीधे एग्जांपल ले रहा हूं मैं और अच्छे एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला बिल्कुल सीधा एग्जांपल ले रहे हैं, बढ़िया एग्जांपल एकदम, ये ले लेते हैं। क्या लगता है ये आदमी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक? क्या लगता है सर? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों? क्योंकि सर ये साइकिल तो है लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस जैसा कुछ है ही नहीं सर। अरे भाई, रेजोनेंस की कुछ कंडीशन भी तो होती है, रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है सर। काहे का रेजोनेंस? रेजोनेंस की सेट कंडीशंस में से यहां कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, खुला खुला लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल। क्या लगता है, क्या साइकिल है? साइकिल है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, डबल प्लस। अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस तो दिखता है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, साइक्लिक है कि नहीं वो तो चक्कर काट के देखना पड़ेगा। मैं देखो तुम्हारे सामने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखता हूं, तुम बताओ क्या तरीका बताया गया है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे रेजोनेंस करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो नया सिस्टम क्या बनेगा जरा बताओ? यहां डंडा, यहां प्लस। यस सर। अच्छा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब सर यहां डंडा, यहां प्लस। यस सर। यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये कभी तो इन दोनों कार्बन के बीच में, कभी इन दोनों कार्बन के बीच में, कभी इन दोनों कार्बन के बीच में, ये दोनों नाच रहे हैं। बताओ समझे बात को? इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो कंपाउंड आपने बनाया, दिस इज ऐसा आदमी जो कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। यानी सर ये साइकिल भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अंदर ऐसे साइकिल में नाच भी रहे हैं। अब ये और बता दीजिए, ये हकल फॉलो करता है या ये HN 4n पाई सिस्टम फॉलो करता है? सर 0 पे करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है साइकिल में? दो। क्या आ सकता है हकल के थ्रू? एन की कोई वैल्यू आ सकता है, एन को 0 रखने से हकल फॉलो हो रहा है, यानी 4n पाई सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आदमी हमारा बिल्कुल क्लियर है, एरोमेटिक सिस्टम की कैटेगरी में आना चाहिए। और ये शायद दुनिया का सबसे छोटा एरोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि 3 मेंबर्ड साइकिल से छोटा साइकिल तो बन ही नहीं सकता। क्लियर? सर तो सर एरोमेटिक ही चेक करेंगे सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर एरोमेटिक ही चेक करेंगे, एंटी नहीं चेक कर सकते सर? नहीं, ये हम ये पूछ रहे हैं ये क्या है, तो तुम सब चेक करोगे, ये एरोमेटिक बना या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? ये तो बात खत्म हो गई, तो ये हमने चेक कर लिया। ऐसे अब तीसरा कंपाउंड लेके देखते हैं। तुम्हें तो सब चेक करना है भाई। जैसे अब ये ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से चेक करिए। ये देखिए, आप बताइए ये क्या है?
सबसे पहले साइकिल है क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? सर करके माइनस अंदर डबल बाहर, ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। बहुत बढ़िया, यहां डंडा यहां इलेक्ट्रॉन्स, माइनस अंदर डबल बाहर, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए यहां माइनस आ गया और यहां डंडा आ गया। क्लियर? अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन साइकिल में नाच रहे हैं सारे? इसका मतलब सर ये तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसका मतलब साइकिल भी है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी है। अब तीसरा रूल, आइदर इट इज फॉलोइंग हकल रूल और 4n पाई। क्लियर? यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं? जो साइक्लिक रेजोनेंस में कितने हैं मुझे इससे मतलब नहीं, जो इन्वॉल्व है वो कितने हैं? सर देख लीजिए 7 दिखाई देता है, 2 तो ये हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। नेगेटिव चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी एज 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? क्योंकि यही तो है जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। ये देखिए ये अंदर आया तो ये पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ सर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुल मिला के कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n+2 तो फॉलो हो ही नहीं आ सकता, लेकिन 4n पाई हो सकता है जब n की वैल्यू 1 हो। बताओ समझे? हाँ सर। 4n पाई हो सकता है, और अगर 4n पाई हो सकता है तो आंख बंद करके आप इस सिस्टम को एंटी एरोमेटिक लिख सकते हैं। सर आपने जो चार्ज बनाया ऊपर उसमें एक नेगेटिव 2 लोन, एक लोन पेयर है क्या? नहीं, एक नेगेटिव लोन पेयर नहीं, मतलब ऐसे जैसे अब देखो उसी सवाल पे आ गया जो तुम लोगों ने अभी शुरू किया था। अब जरा देखना जरा, बताओ क्या ये कंपाउंड बेस इस कंपाउंड में से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकता है? इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सोच के बताओ। कौन से पहले कर सकता है सर। अगर मान लो तुम ये कहो कि बेस ने ये वाला हाइड्रोजन निकाला, ठीक, अगर बेस ने ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो H+ के निकलने से क्या बचेगा? रेजोनेंस वाला माइनस। एरोमेटिक। और ये सिस्टम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो कहेगा भैया कोशिश भी मत करना, हमारे हाइड्रोजन के चक्कर में मत पड़ना, अगर हमने अपना H दे दिया तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएंगे, हमारा H बिल्कुल नहीं निकलेगा। समझे बात को? लेकिन इसी में अगर ये सिस्टम होता, ऐसे ना करके, आप देखो और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां बना रहा हूं ताकि कंपेयर कर पाए। अब जरा सोच, डबल बॉन्डेड कार्बन के साइड से जाएगा ना उसमें? नहीं लेकिन वो नहीं, हाँ इसमें ये वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन, लेकिन वही है ना बेस। नॉर्मली रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं तो ये जो बेस होगा, ये बेस इस जगह से H को नहीं निकाल पाएगी। मैंने तो एग्जांपल लिख दिया, क्या ये H निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। लेकिन यही चीज यहां पर देखो जरा, क्या ये एरोमेटिक दिखता है? अब बताओ जरा, यहां नेगेटिव चार्ज, अब बताओ क्या साइकिल है? सर। अगर साइकिल है तो क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? डबल सिंगल पाई, सॉरी नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, सब ऑल्टरनेट है। इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बताओ? 2 6 होगा एरोमेटिक। सर ये कंपाउंड एरोमेटिक सिस्टम माना जाएगा। सब लोग अपने आप चेक करके देखें, दिस इज एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक है तो इसका मतलब इस कंपाउंड के पास ऊपर लगी हुई हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर आप इसके सामने बेस रखें तो ये ऊपर वाली हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बनेगा वो एरोमेटिक सिस्टम होगा। क्लियर? यानी इस सवाल की जगह अगर ये सवाल मैं आपको दे देता और आपसे पूछता क्या ये रिएक्शन सही लगती, तो आप उछल के लिख सकते थे कि इस आदमी की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराएं तो सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन निकालकर एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकता है। बिल्कुल हो सकती है ये रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम। क्लियर? हम बहुत उल्टे सीधे एग्जाम्पल में नहीं जा रहे, एक आध बहुत उल्टे सीधे एग्जाम्पल, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पहले कम से कम ये तो पहचाने कि आप साइकिल हैं, वो तो देख के पता चल जाएगा। फिर ये पहचाने कि नाच रहे हो कि नहीं साइकिल में। अगर नाच रहे हो तो उसके बाद सिर्फ एक बात चेक करनी है, या तो तुम हकल के पास गए या तुम 4n पाई के पास गए। अगर तुम हकल के पास गए तो तुम एरोमेटिक बन गए, और अगर तुम 4n पाई के पास गए तो तुम एंटी एरोमेटिक बन गए, तुम बर्बाद हो। क्लियर? अच्छा अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तुम सब लोग फटाफट मुझे बताते जाना आंसर क्या आएंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर अगर नाइट्रोजन लीनियर चेन में भी sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तब भी उसका रेजोनेंस नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, नहीं, लेकिन वो अगर वो लीनियर चेन में भी sp2 हुआ तो कहीं तो होगा, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन भी तो होनी चाहिए। जैसे ऐसे है सर। हाँ, फोर्थ वाले केस में फॉर्मूला कैसे सेटिस्फाई होगा? और फोर्थ वाले केस में, अब फोर्थ पता नहीं कौन सा केस है,
कौन सा था? तो 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें। हाँ तो 4n + 2 n की वैल्यू 1 रखो ना यार। ठीक है सर। हाँ n 1 रखोगे 6 हो जाएगा। अब मैं देखो ऐसे ही बना रहा हूं, फटाफट मुझे आंसर बताते जाओ। तो पहला तो एरोमेटिक है। सर आपने मेरा डाउट नहीं बताया सर। यार पता नहीं किसने क्या पूछ लिया, क्या है तेरा डाउट? तो मैंने पूछा कि सर कि अगर लीनियर चेन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन हुआ तो वो तो भी नहीं करेगा, तो भी नहीं करेगा ना। बात समझो बात को। sp2 का मतलब हो गया कि जो लोन पेयर है वो sp2 लोब में है और जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है, इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता, समझो। ठीक है सर। ठीक है ना। sp2 नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये मोस्टली हाँ टाइम में मैं गांधी कॉलेज का जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो पहला तो एंटी है। एंटी सर सेकंड वाला एरोमेटिक है। सेकंड तो बेंजीन अपना आदमी एरोमेटिक है। तो नैप्थलीन भी एरोमेटिक। सर नेक्स्ट एंथ्रासीन भी एरोमेटिक। पहला वाला तो यार सब लोग बता ही रहे हैं, ये तो एंटी लग रहा है। सब लोग पहचान पा रहे हैं, साइकिल है ये। यस सर। साइक्लिक रेजोनेंस, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हैं, और 2 और 2 4 तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। चलो यहाँ पर एक और जोड़ लो यार, उसको भी लिख लेते हैं। चलो वो अलग से लिख लेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। इधर आते हैं, इसका क्या सीन है? अरे यार ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये एरोमेटिक सोचने की जरूरत ही नहीं है। एरोमेटिक इसे नैप्थलीन कहते हैं, नैप्थलीन, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, जो भी होती है, नैप्थलीन। और ये हमारा एंथ्रासीन है, दिस इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये भी एरोमेटिक हो गया। कर लोगे अपने आप चेक? सर ये जो आदमी है इसका नाम भी मैंने लिख दिया, दिस इज ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ट्रोपाइलियम, इसका नाम ट्रोपाइलियम है। 7 मेंबर्ड रिंग है ये, 7 मेंबर्ड रिंग। उसके ऊपर प्लस है। रेजोनेंस तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा, 2 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस सिंगल, ये दिस इज एरोमेटिक। वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, वेरी स्टेबल। दिस इज पिरिडीन। बात हो चुकी है। क्या लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं सर। क्या बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइकिल में है? 2 2 2 2 2 2 बिल्कुल ऐसे। हाँ सर। तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। पायरॉल के लोन पे रेजोनेंस में आते हैं कि नहीं? आते हैं। आते हैं। तो इसके आने से 2 2 2 6 हो गए एरोमेटिक। इस वजह से ये एरोमेटिक। कुछ किताबों में बड़ी बेवकूफी लिखी जाती है, मैंने पढ़ा है। लिखते हैं पिरिडीन एरोमेटिक इसलिए क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन पायरॉल इसलिए एरोमेटिक है क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। अरे यार अजीब बेवकूफी है। पायरॉल इसलिए एरोमेटिक है, नहीं नहीं वो ये लिखते हैं अब ये एरोमेटिक होने के लिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आता, यानी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व होगा तो ये एरोमेटिक बनेगा, ये ऐसा लिखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से यह रूल फॉलो कर रहा है, यानी वाइस वर्सा सही नहीं है। मतलब सोचो लोगों को जैसे पहले ही पता है कि एरोमेटिक होता है, तो क्यों होता? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसलिए एरोमेटिक।
मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना, ये उल्टी बात सही नहीं है, सीधी बात। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, अवेलेबल है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये फ्यूरान है, दिस इज फ्यूरान, इसका नाम होता है फ्यूरान, बिल्कुल पैरोल जैसा लेकिन ऑक्सीजन, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक एटम ऑक्सीजन। इसमें ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और इसी वजह से इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एरोमेटिक। दिस इज थायोफीन, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी एरोमेटिक। कुछ लोग कहते हैं इन्वॉल्व करना जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, साइक्लिक रेजोनेंस में आना है। अब देखो कंडीशन यार, दोबारा मत बुलवाओ यार, आपको साइकिल में नाचना है, बात खत्म। आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर साइकिल में नाच रहे हैं तो आप एरोमेटिसिटी की कंडीशन में आते हैं, वरना आपसे कोई लेना देना नहीं है। बट पेरिडीन में तो नहीं वो हो रहा है। अबे तो दो ये तो नाच रहे हैं ऐसे। ओके सर, वो लोन पेयर नहीं नाच रहा है, जो नहीं नाच रहा है उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा। हकल रूल में क्या बताया गया है, जो लोग नाच रहे हैं वो 4n+2 फॉलो करने चाहिए। देखो रूल में क्या लिखा है तुमने, जो लोग साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है दे शुड फॉलो 4n+2 सिस्टम। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं। तो क्या जो इन्वॉल्व है वो 4n+2 फॉलो कर रहे हैं? देखिए अंदर, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एरोमेटिक हो गया। समझ रहे हो ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं सर देखिए इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2, ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 8। अरे भाई इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? 2 2 2, समझ रहे हो बात को? इसलिए हकल फॉलो करके ये एरोमेटिक सिस्टम। सो पायरोल इज एरोमेटिक, फ्यूरान इज एरोमेटिक, थायोफीन इज एरोमेटिक, पिरिडीन इज एरोमेटिक। रीजन, पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं दे फॉलो हकल रूल बिकॉज दे आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स इन द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन दे आर 6 एंड द हकल रूल इज फॉलोड बाय दीस 3 सिस्टम। सर फ्यूरन वाला वो एक बार एक्सप्लेन करना। फ्यूरान बिल्कुल इसी तरह से, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर था, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा लेकिन एक लोन पेयर। क्यों? क्योंकि अगर एक लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ तो ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। अगर मैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऐसे, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी। जैसे ही उसके ऊपर डेफिशिएंसी आएगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता। समझो बात, मेरी सब लोग बात समझ रहे हैं? इसलिए इन्वॉल्व सिर्फ एक पेयर हो सकता है, दोनों पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अगर एक पेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो कुल मिला के दो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये वाले, कितने हो गए? 6। और 6 हकल से आता है, इसलिए ये एरोमेटिक। ओके सर। 2 एरोमेटिक के बीच में अगर वो देखनी हो उन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल हो। तो सर बेंजीन में और पिरिडीन में कैसे देखेंगे? नहीं, बेंजीन और पिरिडीन में तो कैसे चेक करोगे? बेंजीन और पिरिडीन में एरोमेटिसिटी नेचर की बात करें तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, तो उसके लोन पर उसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा एज सच देखा जाए तो बेंजीन के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे दे ऑल आर आइडेंटिकल। पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर है, कुछ जगहों पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का चेक करना हो, इनका प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि सल्फर का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो सल्फर पर प्लस आएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। सल्फर का प्लस फिर भी ठीक है, ऑक्सीजन का प्लस परेशान होगा। इनके अंदर मतलब समझो कुछ जगहों पर कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज एरोमेटिसिटी उनका आपस में ऐसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं। मेरी बात समझ लो ना। तो अगर मान लीजिए आपसे फ्यूरान के लिए पूछा जा रहा है या थायोफीन के लिए पूछा जा रहा है तो इनको कुछ कुछ कंपैरिजन किया जा सकता है। हर बार कंपैरिजन हर किसी के बीच में नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं, ये भी एक आदमी ले लेते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या लिखना है? सर फर्स्ट वन तो एरोमेटिक होगा। बिल्कुल एरोमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल एरोमेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट और ये साइकिल में। आप अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अपने आप बनाए तो आपको दिखेगा कि साइकिल में। मैं बना के दिखा देता हूँ। सेकंड भी है, सेकंड में भी 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, सेकंड भी एरोमेटिक। तो दे बोथ आर एरोमेटिक सिस्टम। अब जैसे मान लो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लो, मैं बना के दिखा देता हूँ एक के। आवाज नहीं आ रही सर। ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सर। मतलब 2 रिपल्शन ज्यादा ही नहीं हो जाएगी? हाँ मतलब ठीक है, लेकिन वो अगर इस तरह से पूछे, जैसे मान लो यहीं पर जैसे अभी मैंने वो सवाल पूछा था ना, सोडियम डालेंगे तो क्या होगा?
तो मान लो Yes, इसी साइक्लोब्यूटीन में मैंने एक सोडियम डाला और दोनों तरफ प्लस लगा दिए या फिर दोनों तरफ माइनस लगा दिया, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो कर सकता है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक, हो ना? तो यार क्योंकि ये सिर्फ माइनस नहीं आएंगे, यहाँ पर Na भी तो आ जाएगा ना अगल बगल, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट बना लेगा। यस सर, ठीक है सर। हाँ सर, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे कंपाउंड अपने हाथों से बनाते हैं, सब तो होते भी हैं ये। हाँ, इससे भी ज्यादा गंदे होते हैं भाई। इसका देखो जरा, साइक्लिक रेजोनेंस बना लोगे अपने आप, एक बार बना के दिखाओ। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे 2 प्लस आ जाएंगे। फिर ये वाले इधर चले जाएंगे तो फिर राइट साइड में डबल बॉन्ड, उधर प्लस आ जाएगा। फिर ये वाले इधर आ जाएंगे तो नीचे प्लस, ऊपर डबल प्लस, नीचे डबल बॉन्ड, ऊपर प्लस आ जाए। आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कैसे नाच रहा है। आप देखिए जरा 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए क्या नाच रहे हैं। 2 यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे साइकिल में नाच रहे हैं। अब नाच 2 रहे हैं, साइक्लिक है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है और 2 हकल से आता भी है, तो क्या बन गया? ये एरोमेटिक सिस्टम। सर हाँ सर 11th में ऐसे भी कंपाउंड देखे थे तो लग तो एरोमेटिक रहे थे, लेकिन उनको बाद में बोल रखा था कि ये प्लेनर नहीं है, इसका टब शेप स्ट्रक्चर है, तो नॉन एरोमेटिक है। मैं वो बना देता हूं, मैं एक्चुअली वो भी अभी बना लूंगा 1-2 स्ट्रक्चर, लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी बिल्कुल सीधी बात एकदम क्लियर हो जाए कि एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है। आप साइकिल हैं, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, और आपके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो हकल रूल्स फॉलो करते हैं तो आप एरोमेटिक नेचर के हैं, और अगर वो 4n-pi सिस्टम फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में ही किसी कंडीशन में गड़बड़ा गए तो आप नॉन एरोमेटिक सिस्टम माने जाएंगे। ये बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं पहले। कैसा है क्या बेटा? लास्ट स्लाइड सर, हकर रूल से 2 कैसा है? n की वैल्यू 0 रखने से बेटा, अब बताइए इतनी देर में ये सवाल आ रहा है। 4n+2 में अगर n को 0 रखोगे तो क्या आएगा? हाँ सर। ठीक है ना? सर लास्ट स्लाइड दिखाने को। अरे भाई बहुत पकाते हो यार, अबे थोड़ा तेज तेज किया करो ना। सर बस एक बार दिखा दो सर, बस एक चीज है सर। नॉन एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एलिफेटिक, हम एसाइक्लिक समझ रहा था, एलिफेटिक बोल सकते हैं बिल्कुल। ओके सर। सो लिखा था एलिफेटिक बेसिस, ऐसे करके लिखा हुआ था। हाँ, तो एलिफेटिक बेसिस वही आपके CH3NH2, CH3 CH2NH2, लेकिन अगर आपने एरोमेटिक एनिलीन ले लिया, अब आएगा देखो, अब बेसिक नेचर पे दोबारा आएंगे जरा लौट के। पहले वाली बात, क्योंकि एकदम से एरोमेटिक की बात आई थी तो उसको खत्म कर रहे थे। अब जरा एक तो वो मॉलिक्यूल बता दें, कर लेते हैं। जैसे अभी एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर इस तरह का भी 1-2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। और ये यार इसका कोई इलाज नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है। मतलब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में बात भी नहीं करूंगा, और क्योंकि बनाना है तो इसलिए बना भी रहा हूं 1-2 स्ट्रक्चर। ये ऐसे मान लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये अब देखने से क्या लगता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। हालांकि तुम पहले अपना दिमाग लगाना, मतलब उल्टा सीधा दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा दिमाग लगाओ पहले। जैसे ये वो कह रहा, बताइए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए, मैंने कहा चलिए शुरू कर देते हैं। क्या तुम साइकिल दिखते हो? यस सर। दिखते हैं। क्या आपके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन दिखता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सब बिल्कुल मस्त नाचेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नाचेंगे। अच्छा, इसका मतलब अब तीसरी कंडीशन तक पहुंचते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन से देखने से क्या लग रहा है? 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 ये 10 लग रहे हैं भाई साहब, 10। और तुम देखते हो 10 आता है n की वैल्यू 2 रखने से। 4n+2 10 आ जाएगा। यस सर। तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से सर ये एरोमेटिक लगता है। चलिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली नहीं, दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। इसे नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहा जाता है। उसका रीजन, अब इसको कोई इलाज ही नहीं है, इसको याद ही रखना है। क्या याद रखना है? इस नॉन एरोमेटिक सिस्टम में कहते हैं ये जो 2 हाइड्रोजन लगी इस कार्बन से, इन दोनों हाइड्रोजन्स के रिपल्शंस की वजह से ये दोनों रिंग प्लेन में नहीं रहते। इन रिंग्स की प्लेनारिटी सेम नहीं है, यानी ये सिस्टम और ये सिस्टम प्लेनर सिस्टम नहीं। और अगर सिस्टम प्लेनर नहीं होता तो तुम जानते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। अगर ये प्लेनर सिस्टम नहीं ऐसे, तो ये रेजोनेंस ही नहीं, पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम को प्लेनर होना जरूरी है ताकि पी ऑर्बिटल आपस में साइडवाइज ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन्स को नचा सके। अगर इस हाइड्रोजन्स के रिपल्शंस की वजह से इन दोनों रिंग्स की प्लेनारिटी डिस्टर्ब हो गई तो ये सिस्टम किसी भी सूरत में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। बताओ, समझे बात?
तो इसका मतलब क्या ये साइकिल है, लेकिन इसके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है, यानी मेरी सेकंड कंडीशन गड़बड़ा गई, ये सीधे सीधे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। बताओ क्लियर? तो इसको सीधे सीधे एक जगह पर मेंशन कर लेते हैं कि दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ध्यान ही रखना है, मतलब उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ध्यान ही रखना है। ऐसे यहां पर आते हैं, क्या लगता है देखने से? बताओ, साइकिल है? दो ये दिखते हैं, दो ये दिखते हैं, दो ये दिखते हैं, दो ये दिखते हैं, ठीक, यानी कुल मिला के 8, और ऑल्टरनेट है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। दिस इज साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है, 8 कार्बन, टेट्राइन मतलब 4 डबल बॉन्ड, टेट्राइन, ठीक। अब ये क्या एरोमेटिक है कि नहीं? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, साइकिल है, साइक्लिक रेजोनेंस आप दिखा ही रहे हैं, और कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 जो है वो 4n+2 से तो नहीं आ सकता, हाँ 4n पाई से आ सकता है, n की वैल्यू 2 रखने से। वो 4n पाई वाले तो एंटी एरोमेटिक होते हैं, सो दिस कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक, जबकि एक्चुअली ये भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम माना जाता है। रीजन, दिस इज अगेन नॉट प्लेनर। उसका रीजन है ये कुछ बोट शेप, टब शेप का मान लेते हैं आप इसको, मतलब ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी बनाया तुम्हें ऐसा ही जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। द रीजन इज द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये चीजें नहीं इतनी बात करती, मतलब ये भी करती हैं बात, लेकिन ये धीरे धीरे सीखी जाती है। बात समझ रहे हो? ये कोई ऐसा तो नहीं कल IIT का पेपर है, ये धीरे धीरे आएंगी सामने, जब एग्जाम दोगे, कोई किताब लगाओगे, तुम देखोगे यार ये क्या बदतमीजी आ गई, तो वो चीजें धीरे धीरे सीखी जाती हैं। लेकिन पहली बात क्या सीखी जाती है? एरोमेटिक किसे कहते हैं, नॉन एरोमेटिक किसे कहते हैं, एंड वो सीधी बात सीखनी है पहले, फिर इस तरह करके धीरे धीरे चीजें आती है। सर सेकंड वाले का नाम क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। दिस इज साइक्लिक, ऑक्ट 8 कार्बन है, टेट्राइन, टेट्राइन का मतलब 4 डबल बॉन्ड, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। सर कुछ ऐसा वाले का भी कोई रीजन है क्या? 8 मेंबर से ज्यादा रिंग हो जाती है, 7 से बड़ी जो भी रिंग बनती है उसमें सारी दिक्कतें आती है। उसका रीजन है ना, वो प्लेन में रह ही नहीं पाती, वो मतलब 7 से बड़ों में आती है दिक्कत, आती दिक्कत आती है। बिल्कुल। सर वो कार्बन में भी पढ़ा था कि वो घूम जाती है रिंग। कौन सी बेटा? मतलब 7 से ज्यादा वाली घूम जाती है रिंग अपने प्लेन से। हाँ, 7 से ज्यादा वाली रिंग का जो डबल बॉन्ड होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, और वो सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर शो कर लेता है, 7 से ज्यादा वाली रिंग। हाँ सर, तो इसका मतलब अगर 7 से ज्यादा कहीं भी रिंग आ गई तो हम उसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। हाँ, वो उसमें, लेकिन वो वैसी नहीं होनी चाहिए ना, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे तुमने एंथ्रेसीन बनाई थी, अभी देखो एंथ्रेसीन में तो बहुत सारे कार्बन थे, लेकिन वो छोटे छोटे रिंग्स थी, 6 वो एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन इस तरह का कोई खुला स्ट्रक्चर आ जाए, देखो ये खुला है, एक सिंगल होनी चाहिए, वो नॉन एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक, वो मतलब सिंगल नहीं होना चाहिए मतलब। हाँ बिल्कुल। ये भाई यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़े। यस सर। सर जो सेकंड वाला है उसका भी कोई रीजन है या फिर वो याद ही रखना? और वही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, रीजन कुछ नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली प्लेन में रह ही नहीं सकता, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। सर एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर डाउट है। सर साइड वाले का नाम क्या है, ऑक्टा के बाजू में? ऑक्टाटेट्राइन, टेट्राइन। अरे यार ये सब नाम तुम लिख नहीं पाते। उसके साइड में, उसके साथ में फिर वही है, टेट्रापेट्राइन है, पेंटाइन है, कुछ। अरे यार साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 10-12 कार्बन है, 5 डबल बॉन्ड लगे हैं, साइक्लो, टेट्रा, डेकाइन, पेटाइन, ये कितना सिंपल नाम होते हैं इनके, ये सब तो बनाने आनी चाहिए भाई। सर एक क्वेश्चन देखा था सर, उसके अंदर रूल फॉलो नहीं कर रहा था, फिर भी एरोमेटिक लिख रखा है, और लिख रखा है ये बेंजीन डेरिवेटिव है इसलिए ये एरोमेटिक है। पता नहीं कौन सा सवाल था सर, जेईई एडवांस का पुराना सवाल था, पिछले साल देखा था, अभी भी मेरे सामने खुला हुआ है। तुम बोलो जरा स्ट्रक्चर कैसा है, एक बार तुम अब खुद लगा के देखो जरा, कोई ऐसा तो नहीं है कि बोरॉन वोरॉन हो उसमें? नहीं सर, बस 2 सिंपल बेंजीन की तरह रिंग अटैच्ड है, जैसे आपने पहले भी बनाया था एक। हाँ। उसके अंदर एक तो पूरी बेंजीन की तरह रिंग है, और जो साइड वाली रिंग है उसके अंदर एक पाई बॉन्ड है बस। फिर नेप्थलीन बना के एक पाई बॉन्ड बना, तो फिर तो वो एरोमेटिक हुआ ना, क्योंकि बेंजीन सिस्टम तो एरोमेटिक होगा ना। हाँ सर, बेंजीन तो है, खत्म, तो वो एरोमेटिक है सर। लेकिन एक कार्बन sp3 भी तो है ना इधर, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब, और अगर वो है तो वो एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, समझो। यानी बेंजीन का अपना रेजोनेंस तो हो रहा है ना sp2 की वजह से, तो वो सिस्टम बेंजीन की वजह से एरोमेटिक।
सर फेनेंथ्रेसीन है, वो देखा था मैंने। फेनेंथ्रेसीन तो होती है, उसमें तो 3 डबल पाई बेंजीन होती है। यस सर, एक ही पाई बॉन्ड होता है। बिल्कुल, वो तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। अब देखो जरा, एक सेकंड रुको जरा, अब मैं ये वाली जो एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ वो बात कर लेते हैं, जिसके लिए ये सब काम किया तुमने। आप मान लीजिए, अब ऐसा ले लेते हैं, बेसिक नेचर की बात कर रहे थे। बताओ, बिल्कुल आसान सी बात कर रहे हैं। पहले इन तीनों में बेसिक नेचर कंपेयर करना है। पहला क्राइटेरिया क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पे। सर 1 तो सबसे पीछे होगा। सर पहला वाला तो बर्बाद है। सर पहला तो रेजोनेंस होगा। अब पहला तो रेजोनेंस में आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है यार बस, कि इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं, ये डाउट बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन होगी, ये 1 डिग्री अमीन होगी, जिसमें अल्काइल ग्रुप थोड़े दूर लगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कार्बन ज्यादा है। तो इस सवाल का आंसर देख के निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन आ रहा है कि ये 6 कार्बन डोनेट करेंगे और यहां ये 4 कार्बन डोनेट करेंगे, लेकिन वो एक ही कार्बन नाइट्रोजन से लगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यानी चांसेस ज्यादा, वैसे मेरे हिसाब से चांसेस ज्यादा बेसिक नेचर इसके लगते हैं, ये 2 डिग्री अमीन, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आंसर को देखकर प्रिडिक्ट करना पड़े। इसलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से तो हमें इसको सीधा आंसर सवाल बनाना चाहिए, और वो सीधा सवाल जो है वो इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो सवाल आता है तो ऑप्शंस को जरूर चेक कर लेना। फिर भी जो दिमाग कहता है वो ये कहता है कि जो तीसरा वाला आदमी है वो मेरा 2 डिग्री अमीन है, और 2 डिग्री अमीन में दोनों तरफ के जो कार्बन ग्रुप्स है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर इससे बेटर होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से दूर लगे हैं कार्बन। बात तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं यार? ये देखो, ये डोनेशन है और यहां ये साथ में लग रहा है लोन पेयर के ऊपर, तो इसलिए बेसिक नेचर इसका बेटर लगता है। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली जब तक डेटा क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन से आइडिया लगाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इस सवाल को क्लियर कर लेते हैं। इस सवाल में एग्जैक्टली ऐसा सोच लेते हैं कि अगर ये ऐसे ना होता, अब नहीं साफ होगा ये, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब ज्यादा क्लियर, अब क्लियर, अब बताओ, अब समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है? हाँ सर, 5 फूकेंगे, वहां 6 अब आप इसको 3 ले लेते हैं। अब साफ समझ में आ रहा है कि पहले वाले केस में तरीका क्या है बेसिक नेचर निकालने का। सबसे पहले अवेलेबिलिटी। क्या पहले वाले केस में अवेलेबिलिटी है? नहीं, तो पहले वाले केस में तो रेजोनेंस हो रहा है, और अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो पहला वाला आदमी तो वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि अवेलेबिलिटी खराब। अब आता है सेकंड और थर्ड में, क्या दोनों में रेजोनेंस है? नहीं है। तो फिर डिसाइड कौन करेगा? डोनेशन की टेंडेंसी। दैट मींस दोनों केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कॉमन है, सो द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी डोनेशन टेंडेंसी। और डोनेट करने की टेंडेंसी मुझे लगता है यहां ज्यादा है बिकॉज ऑफ 6 कार्बन का इंडक्टिव। सो सबसे अच्छा बेस तो सेकंड होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, और सबसे खराब फर्स्ट होना चाहिए। कुछ समझ में आई बात? Yes, sir. मैं इस आदमी को हटा नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे ये डाउट है कि एग्जैक्टली इसका आंसर प्रिडिक्ट कैसे किया जाए। फिर भी मुझे लगता है जो सही है वो यही है कि इन तीनों में अगर ये 3 लिए गए होते तो इन तीनों में सबसे अच्छा आदमी ये होना चाहिए। और अगर मुझे अभी भी इन चारों का ऑर्डर बनाना हो तो इन चारों में सबसे अच्छा आदमी हमारा ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, और सबसे खराब इसी को होना चाहिए। तीन ऑप्शन में 2 greater than 3 गिवन हो और चौथे में none of these। मतलब देखो, वो हम ये ऐसे सवाल मत पूछो जिसका आंसर ही ना निकाल पाए। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है 4 ऑप्शंस में से ऑप्शंस को देखकर मैं आंसर टिक कर सकूं। मैं ये कह रहा हूं, ये पॉसिबल, ठीक है ना? तो सवाल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन से मुझे क्लियर है कि ये आदमी हर किसी में नंबर 1 दिया है। सोचो, ये आदमी हर किसी में नंबर 1 दिया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्या डाउट? फिर तो हो जाएगा आंसर। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम इसे छोड़ें, हो सकता है ऑप्शन से हमारा काम चल जाए। फिर भी अगर मान लीजिए काम नहीं चल रहा है तो मेरा इस सवाल में मानना यह है कि ये वाला आदमी इससे, इससे और इससे बेटर माना जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री अमीन, एंड दिस 2 डिग्री अमीन जो कि साइक्लिक अमीन है, ये आसानी से आप लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर बेटर माना जाना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक, अब और बात करते हैं इसी में, और धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बदल रही, तीनों केसेस में बदल रही। चलिए वो भी ले लेते हैं, तीनों केसेस में बदल रही है, और वो बड़ा आसान एग्जांपल हो जाएगा। रेजोल्यूशन सही से सेट कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है?
देखो जरा, एक ये ले लेते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इन तीनों में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, और मुझे लगता है फटाफट सारे लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये पहला सबसे अच्छा 1, फिर 2, फिर 3। बिल्कुल सही बात। इस बार आंसर अवेलेबिलिटी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इस पहले वाले केस में लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज विद दिस बेंजीन सिस्टम, फिनाइल सिस्टम। क्लियर? और in the second case this lone pair is resonance stabilized with this lone phenyl group and with this phenyl group, यानी दोनों तरफ नाचेगा, यहां तीनों तरफ नाचेगा। बताओ समझ रहे हो? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ यहां पर लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस बेंजीन में भी रेजोनेंस करेगा, उस बेंजीन में भी रेजोनेंस करेगा और नीचे भी रेजोनेंस करेगा। और अगर जितना ज्यादा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी और उसका बेसिक नेचर खराब हो जाएगा। यानी इन तीनों में जो सबसे खराब बेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, और सबसे अच्छा रिलेटिवली एनिलीन होना चाहिए। दिस इज एनिलीन। सर एक बार और रिपीट करो सर। देखो ऐसा है, जैसे ये हमारा पहला वाला आदमी, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। पीएच ग्रुप इज दिस, फिनाइल ग्रुप, दिस इज पीएच। ये मेरा पहला आदमी है, ये मेरा दूसरा आदमी है, और ये मेरा तीसरा आदमी। अब तो दिखाई दे रहा है? अब देखो, अब साफ समझ में आ रहा है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब बताओ क्या हो रहा है भाई? पहले वाले आदमी में क्या चक्कर हो रहा है? रेजोनेंस हो रही है? यस हो रही है, लेकिन सिर्फ एक रिंग के साथ, ऐसे 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 ऐसे। यानी ये लोन पेयर एक चक्कर काट के वापस आ गया, ठीक, 2 घंटे में वापस आ गया। इधर आते हैं, ये वाला लोन पेयर 2 घंटे तो यहां जाएगा, फिर जब लौट के आएगा तो 2 घंटे यहां जाएगा। बताओ समझे? यानी द अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज हाफ देन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर। तीसरे वाले केस में 2 घंटे इधर लगाएगा घूमने में, 2 घंटे नीचे लगाएगा घूमने में, और जब लौट के आएगा तो 2 घंटे यहां चला जाएगा घूमने में। 6 आवर्स के लिए वो बाहर है। तो क्या अवेलेबल? बाहर जो H+ खड़ा हुआ है वो क्या इसका इंतजार करेगा कि कब तुम लौट के आओगे और मैं तुम्हें पकड़ूंगा? वो कहेगा ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम तो आती नहीं, मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? इसके पास, क्योंकि यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली सबसे अच्छी। क्लियर? यानी फर्स्ट कंपाउंड के अंदर लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सेकंड कंपाउंड के अंदर अवेलेबिलिटी खराब है, और थर्ड कंपाउंड में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे खराब है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उसका बेसिक नेचर उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये वाले जो एग्जाम्पल है ये थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स पाएंगे, लेकिन ये वही हैं जो हमने पहले भी किए हुए हैं। हमें इफेक्ट्स का आइडिया है, और जब हमें इफेक्ट्स का आइडिया होता है तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाती। ये एनिलीन। अच्छा चलो पहले उससे पहले एक और एग्जाम्पल जो अभी तुमने मेरी क्लास शुरू होने से पहले बोला था। तो इन तीनों में, ये अच्छा सवाल लग रहा, इन तीनों में सबसे अच्छा बेस ये बेंजाइल अमीन है भाई। ये तो एनिलीन हो गई, अब तो एनिलीन याद रखोगे, और ये है बेंजाइल अमीन। दिस इज बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। तो सबसे अच्छा थर्ड है, सबसे अच्छा 3-2-1 सबसे अच्छा थर्ड लग रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा ले लेते हैं, इसको तीसरा ले लेते हैं, और तुम कह रहे हो सबसे अच्छा थर्ड और सबसे बर्बाद पहला। सबसे अच्छा थर्ड और सबसे देखो ये तो लग रहा है कि सबसे बर्बाद पहला। पहला क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी, और उस अवेलेबिलिटी के क्राइटेरिया में पहला वाला आदमी बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन दिखाई दे रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। जिसकी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे खराब नाइट्रोजन में दिखाई देती है पहले वाले केस में। यानी पहला वाला आदमी इन सब में सबसे खराब होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आते हैं सेकंड और थर्ड में। क्या सेकंड वाले केस में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं सर, क्योंकि दूर है ना? समझ लो ना, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है क्योंकि दूर है। क्या यहां लोन पेयर? यहां तो कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोनों केसेस में लोन पेयर अवेलेबल है। और अगर दोनों केसेस में लोन पेयर अवेलेबल है तो द सेकंड क्राइटेरिया इज डोनेट करने की टेंडेंसी।
वो डोनेट करने की टेंडेंसी यहां बेटर है, यहां खराब है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सर आज sp2 है और sp2 की निगेटिविटी ज्यादा होती है, ये खींच रहा है। समझो बात को, जो यहां नहीं हो रहा है क्योंकि यहां ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बताओ समझे? यानी बिकॉज ऑफ दिस एस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन, जैसे बोलना वैसे बोल लेते हैं, फिनाइल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर चिपक रहे हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी वीक हो गई है, बेसिक नेचर भी वीक हो गया। यानी सबसे अच्छा बेस हमारा थर्ड होना चाहिए, उसके बाद सेकंड होना चाहिए और सबसे खराब फर्स्ट होना चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें। एंड दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एंड द माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। दिस इज प्लस आई। और जो सेकंड वाला ग्रुप है सर, उसमें पूरा मतलब उसमें हर एक कार्बन माइनस आई लगाएगा ना, कि हर एक मतलब ऐसे और ओवरऑल बोल देते हैं, ओवरऑल द ग्रुप द इफेक्ट इज माइनस आई इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट बेसिक नेचर डिक्रीजेस, द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। एक बार एक्सप्लेन करोगे? इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, हाँ सर। तो ये तो बेकार हो गया क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड वाले केस में रेजोनेंस नहीं है और थर्ड वाले में भी रेजोनेंस नहीं है बिकॉज ये दूर है, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं। अब ऐसे में द डिसाइडिंग फैक्टर इज डोनेट करने की टेंडेंसी बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, यानी फिनाइल के माइनस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर भागने से रुक रहे हैं। थोड़ी सी अकल लगाना है, कोई केमिस्ट्री थोड़ी ना है। पीछे से एक आदमी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो भागेगा कैसे फिर? तो इसका मतलब बेसिक नेचर खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी वीक हो रही एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस कार्बन प्लस आई लोन पेयर भागेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करते हैं। यानी सबसे अच्छा बेसिक नेचर थर्ड का होगा और सबसे खराब फर्स्ट का होगा। ठीक सर। ये तो सर सिंपली सरकारी से भी हो जाए। हाँ मतलब जैसे भी सरकारी वाला मेथड तो वहां लगा देंगे ना जहां निशान लगाने पड़ेंगे, तो वो हम अगली क्लास में उठाते हैं। तो जो कल की क्लास होगी उस क्लास में हम इसी बेसिक नेचर के बारे में और डिस्कशन करेंगे, प्लस रिंग कार्बोकेटाइंस के रीअरेंजमेंट के बारे में जो कि अगले चैप्टर में काम आए। सर हाँ सर, जीओसी के बाद ऑर्गेनिक ही चलेगी, फिजिकल उठाएंगे? इसके बाद ऑर्गेनिक ही शुरू होगी मेरे ख्याल से, एक एल्काइल हाइड्राइड वाला चैप्टर और होगा, फिर फिजिकल उठेंगे। सर उसको कौन पढ़ाएगा? ठीक है, क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर। ऑक्सीजन जो है वो माइनस आई दिखाता है, तो ओ माइनस क्या दिखाएगा? ओ प्लस आई और स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। ओ माइनस का स्ट्रॉन्गेस्ट और ओ माइनस का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है। मतलब उसके ऊपर ऑक्सीजन का साइज छोटा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। अनस्टेबल इन द सेंस कि अगर वो रिंग के साथ लगा है तो वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देखो सीरीज तो याद ही रखी है, सीरीज तो याद रखी। तुम इसमें इनमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि वो कम से हमसे पूछ ही नहीं सकता। लेकिन कम से कम आप इस सीरीज को याद करिए कि ओ माइनस का अच्छा है, फिर सीओ माइनस का अच्छा प्लस आई इफेक्ट। वो सीरीज तो याद रखनी पड़ेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, वो तो रट ही डालो। ठीक है ना? तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सर ऑर्गेनिक कौन पढ़ेगा सर? अभी देखते हैं यार, अभी कुछ कह नहीं सकते सर। इस मंथ का टेस्ट शेड्यूल अपलोड करा दीजिए। क्या करना है? टेस्ट शेड्यूल सर अपलोड करा दीजिए जून का। ठीक है ठीक है। मॉड्यूल कब तक आएंगे? मॉड्यूल आ जाने चाहिए थे बेटा, अभी फिर पूछ लेता हूं मैं। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।